कोई भी व्यक्ति समाज में जिस तरह का भी व्यवहार कर रहा है, जिस तरह से वो आचरण कर रहा है, उसके पीछे मेजोरिटी रीजन है उसकी परवरिश और उसके संस्कार। हम आज जहाँ पर भी है वो हमारी परवरिश और हमारे घर के माहौल की वजह से है। हमें ये बात समझनी होगी कि कोई भी बच्चा अच्छा या बुरा नहीं पैदा होता। जिस तरह से हम परवरिश करते हैं उससे ही तय होगा कि वो बड़ा होकर कैसा इंसान बनेगा। अगर भारत देश की बात की जाए तो बच्चों के लिए माता पिता भगवान और माता पिता के लिए बच्चे भगवान के रूप होते हैं। अगर माता पिता समान भगवान बच्चों के सामने कोई गलती करते हैं तो एक बात याद रखिए कि बच्चों की ऑब्जर्वेशन बहुत तेज होती है। वो ये ऑब्जर्व बाद में करते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, बल्कि बच्चे ये ऑब्जर्व जल्दी से कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार कैसा है या हम कैसे व्यवहार करते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी के बारे में है। आज मैं एक ऐसी बुक समरी लेके आया हूँ जो हर एक माता पिता के लिए बहुत जरूरी है। जिस बुक का नाम है ब्रेन रूल्स फॉर बेबी, जिसके ऑथर है जॉन मेडिना। डॉक्टर जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और ऑथर है। वे टेलेरिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर है। इस इंस्टीट्यूट ने छोटे बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है। डॉक्टर जॉन मेडिना को पढ़ाने के लिए काफी अवार्ड्स भी मिले हैं। वे सिएटल पैसिफिक यूनिवर्सिटी के ब्रेन सेंटर के डायरेक्टर भी है। उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में 10 से ज्यादा किताबें भी लिखी है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि बच्चों का अच्छे से डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम एक अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप सर आइजैक न्यूटन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट या किसी भी ऐसे महारथी के माता पिता हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। क्या इतने बुद्धिमान बच्चे की परवरिश करने पर आपको खुद पर गर्व नहीं होगा? हम सभी एक स्मार्ट और खुशहाल बच्चा चाहते हैं, है ना? वैसे पेरेंटिंग यानी परवरिश करना आसान नहीं है और कई बार माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि वो बच्चों को ठीक से बड़ा करें, लेकिन अनजाने में गलत रास्ता अपना लेते हैं। मुझे यकीन है कि हम सभी ऐसे बच्चे चाहते हैं जो स्मार्ट भी हो और मेंटली खुश भी, ताकि वो अपनी काबिलियत से समाज में हमारा सिर ऊंचा कर सके। ऐसे बच्चे जो कभी हमें प्यार करना या हमारी सलाह मानना बंद ना करें। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कर पाना नामुमकिन बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि इसकी शुरुआत उसी पल हो जाती है जिस पल आपको पता चलता है कि आप माँ बनने वाली है। इस बुक में आप सीखेंगे कि जब आपका बच्चा गर्भ में हो तो उसकी देखभाल कैसे करें। आप ये भी सीखेंगे कि आपके बच्चे के लिए सुरक्षा और जुड़ाव कितना जरूरी होता है। आप सीखेंगे कि अपने बच्चे के लिए एक खुशहाल माहौल कैसे बनाएं और अपने रिश्ते की देखभाल कर उसे कैसे मजबूत करें। अंत में आप सीखेंगे कि अपने बच्चों में अच्छी आदतें और मैनर्स कैसे डेवलप करें। तो क्या आप एक सुपर माँ या सुपर डैड बनने के लिए तैयार है? क्या आप दुनिया के अगले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे की परवरिश करने के लिए तैयार है? ये वीडियो आपको खुश, स्मार्ट और अच्छा व्यवहार करने वाले बच्चों की परवरिश के लिए ब्रेन के रूल्स को समझाएगा। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसकी मेंटल लाइफ बहुत एक्टिव होती है, जो प्रेगनेंसी के स्टेज के साथ साथ बढ़ती जाती है। शुरू के 3 महीनों के बाद अगले 3 महीनों में बच्चे का ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है। बच्चे का ब्रेन कितना स्मार्ट होगा काफी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का खाना खाते हैं और कितनी क्वांटिटी में खाते हैं। कई खाने की चीजें ऐसी होती है जो ब्रेन में न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट को बूस्ट करती है। न्यूरॉन्स में किसी तरह की डेफिशिएंसी आपके बच्चे के कम आईक्यू का कारण बन सकती है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसे कहा जाता है कि थोड़ा ज्यादा खाओ ताकि आपका वेट बढ़ सके, है ना? लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं? क्योंकि जितना न्यूट्रिशन और पोषण आपके बच्चे के ब्रेन को मिलेगा उसका ब्रेन उतना ही बड़ा होगा, जिसके कारण उसका आईक्यू ज्यादा होगा। ब्रेन के वेट का सीधा कनेक्शन बच्चे के वेट से होता है। जितना बच्चे का वेट ज्यादा होता है उतना ही ब्रेन उसका बड़ा होता है और बड़े ब्रेन वाला बच्चा ज्यादा स्मार्ट होता है। जिस बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उस बच्चे के न्यूरॉन्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं। ऐसे बच्चों में बड़े होते समय उनके बर्ताव में बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे वो खेलकूद में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, पढ़ने में कमजोर होते हैं या उनका आईक्यू आमतौर पर कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चे का आईक्यू बढ़ाने के लिए जरूरत से ही ज्यादा खाना खाएं। कितना खाना खाना चाहिए उसके लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हो। कुछ न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं, जो आपको बहुत सारी सब्जियां, फल और नॉनवेज में मिल जाएगा। इसके साथ साथ न्यूरॉन्स को ओमेगा 3 फैटी एसिड की भी जरूरत होती है। अगर कोई लड़की माँ बनने वाली है तो वो अच्छी क्वांटिटी में ऑयली फिश खा सकती है। रिसर्च से पता चला है कि ओमेगा 3 की कमी होने से ब्रेन से जुड़ी कई बीमारियां जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और डिसलेक्सिया हो सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए एक स्टडी से पता चला कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन औरतों ने भरपूर मछलियां खाई थी उन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया जिसकी अटेंशन देने की एबिलिटी और मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी। इसलिए एक्सपर्ट का सुझाव है कि एक प्रेग्नेंट औरत को हफ्ते में 400 ग्राम मछली खानी चाहिए। ये तो खाने पीने की बात हुई, जिसको फॉलो करके गर्भ में ही बच्चे का अच्छा ब्रेन डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों को सेफ्टी और सुरक्षा देना कितना आवश्यक। बच्चे के लिए सेफ्टी यानी अपने आसपास सुरक्षा का एहसास होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो बहुत वल्नरेबल होते हैं। ना वो चीजों को ठीक से समझ सकते हैं और ना ही अपनी भावनाओं को खुलकर जता पाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कितने अच्छे से खिलाते हैं, उसके लिए सुरक्षा और लगाव ज्यादा जरूरी होते हैं। अपने जन्म के पहले कुछ सालों में बच्चे अपने माता पिता या देखभाल करने वाले से एक मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। जब उन्हें ये सब नहीं दिया जाता तो उनके भावनाओं की जरूरत अधूरी रह जाती है।
वो अपने इमोशंस को मैनेज करना नहीं सीख पाते हैं और बड़े होने तक वो अंदर ही अंदर घुटते रहे। हैरी हार्लो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट थे। वो अपने लैब में हाल ही में जन्मे रिसस बंदरों के बच्चों को देखकर इंसानों के बच्चों में वल्नरेबिलिटी पर रिसर्च कर रहे थे। कई लोगों का कहना है कि हार्लो के एक्सपेरिमेंट में बहुत क्रूरता का इस्तेमाल होता था, लेकिन हार्लो ने साइकोलॉजी और बच्चे के साथ माँ बाप के रिश्तों की हमारी समझ में बहुत योगदान दिया है। उन्होंने देखा कि अपनी माँ के प्रति एक बच्चे का कितना गहरा लगाव होता है। उन्होंने लोगों को ये समझने में मदद की कि जब माता पिता बच्चों को सुरक्षा की भावना देंगे तो बच्चा खुद ब खुद उनकी ओर खींचा चला आएगा। हार्लो ने गुड़िया जैसी बंदर की 2 माँ बनाई और उसे अलग अलग पिंजरों में रख दिया। एक गुड़िया बहुत ही सख्त तार से बनी थी, जबकि दूसरी मुलायम कपड़ों से बनी थी। जब बंदर के बच्चे पैदा हुए तो हार्लो ने उन्हें गुड़िया वाले पिंजरों में रखा। दोनों गुड़िया के साथ दूध की बोतलें भी जोड़ दी गई ताकि बच्चों को खाना खिलाया जा सके। बच्चे बोतल से खाना तो खा लेते थे, लेकिन वो नर्म कपड़ों से बनी गुड़िया के साथ खेलना, उस पर चढ़ना और उछल कूद करना पसंद करते थे। लेकिन वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि सख्त तारों वाली गुड़िया उन्हें खाना तो देती थी, लेकिन उन्हें नर्म कपड़ों वाली गुड़िया के साथ सुरक्षित महसूस होता था। उसके गर्म शरीर से बच्चों को आराम और प्यार का एहसास होता था। जब बच्चों को एक अलग कमरे में ले जाया जाता तो वो जोर से उस नरम गुड़िया को चिपक जाते और उसे तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन्हें एहसास ना हो जाए कि वो अपने नए माहौल में बेफिक्र होकर घूम सकते थे। अगर उस कोमल गुड़िया को पिंजरे से निकाल दिया जाता तो बच्चे रोने लगते, चीखने लगते, बेचैन हो जाते थे, मानो वो आराम और प्यार देने वाली उस गुड़िया को तलाश रहे हो। हार्लो के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि बच्चों को जिंदा रहने के लिए सिर्फ खाने की नहीं बल्कि ममता की भी जरूरत होती है और वो चाहते हैं कि वो अपनी माँ से लिपट सके, उसे बाहों में भर सके। उनका छूना बच्चों को आराम पहुंचाता है, ये उन्हें इस बड़ी सी दुनिया में सुरक्षित महसूस कराता है। आइए अब देखते हैं कि जब बच्चे को अपने माता पिता या देखभाल करने वाले से प्यार या लगाव नहीं मिलता तो क्या होता है। ये कहानी किसी लैब में बंदरों के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं है। ये कहानी उन हजारों बच्चों की है जिन्होंने हकीकत में अकेलेपन को महसूस किया है। ये हादसा 1966 में कम्युनिस्ट रोमानिया के दौर में हुआ था। आबादी बढ़ाने के लिए वहां के तानाशाह निकोले ने एबॉर्शन को बैन कर दिया और बच्चों को गिराने वाली दवाइयां भी बंद कर दी। उसने आदेश दिया कि 25 साल और उसके ऊपर की उम्र की लड़कियों को, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी हो, उन्हें बच्चे को जन्म देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उन्हें भारी टैक्स देना होगा। जैसे जैसे ज्यादा बच्चे पैदा होते जा रहे थे वैसे वैसे गरीबी और बेघर लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इसीलिए अब लोगों ने अपने बच्चों को अनाथ की तरह छोड़ देने का फैसला कर लिया था। अब कचरे के डिब्बे में खुली सड़क पर यूं ही लोग बच्चों को छोड़ने लगे थे। निकोले ने उन हजारों बच्चों की देखभाल करने के लिए शहरों में अनाथालय बनाने का हुक्म दिया, लेकिन उस वक्त रोमानिया बहुत कर्ज में डूबा हुआ था और ज्यादातर पैसा उसे चुकाने में खर्च हो चुका था। इस वजह से अनाथालयों में खाना, बिजली, पानी और बाकी की बुनियादी जरूरतों में कमी होने लगी थी। जिन हालातों में बच्चे रह रहे थे वो बहुत दर्दनाक और दुखदायी था। बच्चों को गोद में उठाने वाला या प्यार से सहलाने वाला कोई नहीं था। उनमें से कई बच्चों के मुंह में दूध की बोतल रखकर उन्हें बिस्तर से बांधकर अकेला छोड़ दिया गया था। बिना इंसानी जज्बात के, बिना किसी देखभाल के वो बच्चे बस एक टक खाली दीवारों को देखते रहते थे। उनके कमरे में इतना सन्नाटा था कि किसी के रोने की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। कुछ लोगों ने रोमानिया के अनाथालयों को बच्चों का नाजी कंसंट्रेशन कैंप कहना शुरू कर दिया था। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट के एक ग्रुप ने गंभीर रूप से सदमे में आए इन बच्चों का इलाज करने का फैसला लिया। कनाडा के कई परिवारों अपनी मर्जी से इन बच्चों को अच्छे माहौल में बड़ा करने की जिम्मेदारी के लिए आगे आए, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे दूसरे बच्चों की तुलना में उनमें कुछ फर्क नजर आने लगे थे। जिन बच्चों को 4 महीने की उम्र से पहले गोद ले लिया था उनकी ग्रोथ ठीक थी, वो किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह खुश थे। लेकिन जिन बच्चों को 8 महीने की उम्र के बाद अपनाया गया था वो गुस्सैल और झगड़ालू हो गए थे। वो लोगों से घुलते मिलते नहीं थे। इनके साथ साथ वो ईटिंग डिसऑर्डर और कई तरह की बीमारियों के शिकार हो चुके, क्योंकि इन बच्चों को कम उम्र में वो प्यार और सुरक्षा नहीं मिली। वो बहुत स्ट्रेस महसूस करने लगे थे। ये सदमा इतना गहरा होता है कि कई साल बीत जाने के बाद भी ये बच्चे नॉर्मल तरीके से ना जी पाते थे, ना जिंदगी जीने का आनंद ले पाते थे। ऐसा अपने बच्चे के साथ ना होने दें। अपने बच्चे पर दिल खोलकर प्यार और देखभाल की छाया बनाए रखें, खासकर पहले 3 सालों तक। जिस तरह से आप अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं, उसका सीधा असर उसके ब्रेन के उन हिस्सों पर पड़ता है जिसका संबंध स्ट्रेस और सोशल बिहेवियर से होता है। जब भी आपका बच्चा रोए, चाहे वो भूख की वजह से हो या सिर्फ आपकी मौजूदगी के लिए हो, तुरंत उसके पास जाए। इससे उसे महसूस होगा कि ये दुनिया रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। वो जान पाएगा कि उसे घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। अब हम जानते हैं कि बच्चों का स्मार्ट ब्रेन कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। कोई भी बच्चा स्मार्ट ब्रेन के साथ पैदा नहीं होता है, लेकिन एक बच्चे की इंटेलिजेंस काफी हद तक उस माहौल पर डिपेंड करती है जिसमें वो पलता बढ़ता है। बच्चे की इंटेलिजेंस में 50% जीन्स का हाथ होता है
और बाकी माहौल का। इसका मतलब है कि माता पिता होने के कारण आपको अपने बच्चे के लिए एक अच्छा और सपोर्टिव माहौल बनाना होगा। प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट बचपन में बहुत बीमार रहते थे। वो हमेशा घबराए से रहने वाले एक शर्मीले बच्चे थे। उन्हें अस्थमा की बीमारी थी, इसलिए उनका दम घुटने से बचाने के लिए उन्हें हमेशा सीधे सोना पड़ता था। रूजवेल्ट इतने बीमार रहते थे कि वो स्कूल तक नहीं जा सकते थे, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें घर में पढ़ाना शुरू किया। डॉक्टर ने भी ये सलाह दी थी कि रूजवेल्ट को एक ऐसा करियर चुनना चाहिए जहां वो एक जगह डेस्क पर बैठकर काम कर सके, ताकि ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से उनके शरीर पर बोझ ना पड़े। लेकिन रूजवेल्ट बहुत होशियार बच्चा था। उनकी मेमोरी जैसे एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी और उन्होंने जिंदगी में कुछ कर दिखाने की ठान ली थी। वो भाग्यशाली थे कि उनका जन्म एक अमीर घराने में हुआ था। 9 साल की उम्र में रूजवेल्ट ने अपना पहला साइंटिफिक पेपर लिखा और 16 साल की उम्र में उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। 24 साल की उम्र में उन्होंने 1812 की जंग के बारे में एक बुक लिखी। इस बुक से उन्हें बहुत नाम और शोहरत मिली। इसके साथ साथ जाने माने हिस्टोरियंस का सम्मान भी मिला। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि रूजवेल्ट की बुद्धिमानी पर उनके माहौल का गहरा असर हुआ था। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा था कि कैसे उनके पिता उनसे प्यार करते थे और उन्हें हमेशा और जोर लगाकर कोशिश करने के लिए हिम्मत देते थे। शायद आप अपने बच्चों को वो सुख सुविधाएं ना दे पाए जो रूजवेल्ट को मिली थी, लेकिन इन अगले शब्दों को कभी ना भूलें। हर माता पिता अपने बच्चों को भरपूर प्यार, अटेंशन और सही रास्ता दिखाने के बिल्कुल काबिल होते हैं। अब हम जानेंगे कि बच्चे के अंदर अच्छा सा बिहेवियर हम कैसे डेवलप करें। क्या आपके मन में कभी ख्याल नहीं आया कि बच्चे इतना रोते क्यों हैं? जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके ब्रेन में कई सारी एक्टिविटी चल रही होती है। 6 महीने में बच्चा आश्चर्य, गुस्सा, खुशी जैसी कई भावनाओं को समझने लग जाता है, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि उन्हें किस वक्त कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना है। वो रोते इसीलिए है क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये उनके माता पिता का ध्यान उनकी ओर जरूर खींचेगा। जब जॉन और उसकी पत्नी अपने पहले बच्चे को हॉस्पिटल से घर लेकर आए तो वो हर वक्त सिर्फ रोता रहता था। चाहे उसे गोद में लो या बिस्तर पर सुलाओ, उसका रोना बंद ही नहीं होता था। वो दोनों आखिर सोच में पड़ गए कि क्या ये बच्चा रोने के अलावा और कुछ जानता है। एक दिन जब जॉन घर आए तो उनका बच्चा बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी में लेटा हुआ था। पहले तो वो जॉन को देखकर बहुत खुश हुआ, फिर मुस्कुराया और फिर एकदम एकटक उन्हें देखने लगा। जॉन इतने खुश और एक्साइटेड हो गए कि वो बच्चे को उठाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने शायद उस बच्चे को जोर से उठा लिया था, जिस वजह से बच्चा रोने लगा। यहाँ तक कि उसने अपना डायपर भी गीला कर दिया। शायद वो मासूम ये बताना चाह रहा था कि वो अपने पिता के अचानक करीब आने से घबरा गया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे एक्सप्रेस कैसे करे। इस वजह से वो रोने लगा। तो पहले आपको ये समझना होगा कि जब तक आपका बच्चा बोलकर अपनी बातें समझाना नहीं सीख जाता, तब तक वो बहुत रोने वाला है। लेकिन ये रोना ज्यादातर इसलिए होता है क्योंकि वो कंफ्यूज होता है कि किस सिचुएशन में कौन सा इमोशन एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ कनेक्शन बनाने लगेंगे, उन्हें प्यार और पोषण देंगे, बच्चे नए शब्द और अलग अलग इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करना सब सीखने लगेंगे। एक बार जब आपके बच्चे इमोशन को समझने लग जाए तो एक पेरेंट के रूप में ये आपकी ड्यूटी है कि उनमें आप अच्छे इमोशन जैसे खुशी को बढ़ावा दें। माता पिता के रूप में आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह आप अपने बच्चे से बातचीत करेंगे वो तय करेगा कि वो कितने खुश होते हैं। नील हाई स्कूल का एक स्टूडेंट था। वो पढ़ने में तेज, कॉन्फिडेंट, स्पोर्ट और पढ़ाई हर चीजों में अच्छा था। वो स्कूल में बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करता था। इसके अलावा वो बहुत विनम्र था और स्कूल में काफी पॉपुलर भी था। वो पढ़ने में इतना होशियार था कि उसे ग्रेजुएशन सेरेमनी में स्पीच देने के लिए कहा गया। लेकिन क्या वो सच में इतना अच्छा होने का नाटक कर रहा था या वो सच में परफेक्ट था? रिसर्च से पता चला है कि नील जैसे बच्चे कुछ अलग होते हैं। उनमें अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की एक अनजान और गजब सी ताकत होती है और ऐसा वो अक्सर अनजाने में ही करते हैं। नील जैसे बच्चे खुद को जल्दी से शांत कर लेते हैं, स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ हमदर्दी से पेश आते हैं और अपने माता पिता की बात भी मानते हैं। वो झगड़ालू या मारपीट करने वालों में से नहीं होते। वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करते हैं और बहुत कम डिप्रेशन या चिंता का शिकार होते हैं। कोई भी बच्चा परफेक्शन लेकर पैदा नहीं होता। नील के माता पिता ने उसे जैसा माहौल दिया, उसके साथ जैसा व्यवहार किया, उस वजह से नील इतना समझदार और अच्छा लड़का बना था। नील जैसे बच्चों के माता पिता पर किए गए एक रिसर्च से कई बातें सामने आई जो उन सब में कॉमन थी। पहला था भावनाओं को अच्छी तरह से मैनेज करना। तो आप अपने बच्चों की इमोशनल लाइफ के साथ कैसे डील करते हैं? जिस तरह से आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं, यानी उसे पता लगाने से लेकर आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, उसका आपके बच्चों की खुशी पर गहरा असर पड़ता है। माता पिता के तौर पर आप में ममता तो होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सख्त भी होना चाहिए। आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम की तरफ रिस्पॉन्ड कर उसे सहारा देकर अपनी ममता दिखा सकते हैं, लेकिन आप उससे अच्छा व्यवहार करने की डिमांड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आपका छोटा सा बच्चा कोई गलती करता है तो आप उसे सरल लेकिन मजबूती से माफ कर सकते हैं।
उस पर चिल्लाए नहीं, ना ही हाथ उठाए। बस आपको समझदारी से अपने बच्चे के लिए लिमिट सेट करनी होगी। एक और बात, हमेशा शांत बने रहे। अगर आपका बच्चा जमीन पर सारा खाना बिखरा भी दे तब भी अपने गुस्से पर काबू रखे। आपका बच्चा अपनी भावनाओं को किसी और से नहीं बल्कि आपको देखकर सीखेगा। बच्चे स्पंज की तरह होते हैं, वो अपने आसपास हो रही सारी चीजों को बड़े गौर से देखते हैं और सोख कर अपने अंदर उतार लेते हैं। इसलिए अपने बच्चे के सामने समझदारी से व्यवहार करें। तो इस वीडियो में आपने जाना कि आपके बच्चे के ब्रेन का पोटेंशियल तब से डेवलप होना शुरू होता है जब वो आपके गर्भ में होता है। वो कितना स्मार्ट होगा वो उस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। अगर आप पौष्टिक खाना खाते हैं तो आपके बच्चे का ब्रेन बड़ा हो जाता है और उसका IQ भी बढ़ जाता है। आपने ये भी जाना कि बच्चे सुरक्षा के लिए तरसते हैं। जब वो आपके आसपास सुरक्षित महसूस करेंगे तब वो आपसे एक मजबूत रिश्ता बना पाएंगे। जब उन्हें अपने माता पिता या देखभाल करने वाले से लगाव नहीं मिलता है तब उनके शरीर में और ब्रेन में कई तरह की बीमारियां पैदा होने लगती है जो बड़े होने तक उनके साथ बनी रहती है। आपने ये भी सीखा कि आप जिस माहौल में अपने बच्चे की परवरिश करते हैं वो आपके बच्चे की स्मार्टनेस का 50% हिस्सा होता है। अपने बच्चे के लिए प्यार और सपोर्ट से भरा घर बनाने की कोशिश करें। बेशक हो सकता है कि आप उन्हें दुनिया की हर सुख सुविधा ना दे पाए और उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यकीनन आप उन्हें प्यार, अपना अटेंशन और सपोर्ट दे सकते हैं। आपने ये भी समझा कि बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें कौन सी भावना एक्सप्रेस करनी चाहिए, इसलिए वो हमेशा रोते रहते हैं। लेकिन आपकी मदद से आपका बच्चा सीखेगा कि भावनाओं को कैसे मैनेज करना है। खुश, स्मार्ट और अच्छे व्यवहार वाले बच्चों को बड़ा करने के लिए हमेशा शांत बने रहे और उनके लिए एक लिमिट सेट करें। बुरा व्यवहार देखते ही उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास करवाएं। अपनी भावनाओं में बहकर उसे नजरअंदाज ना करें, नहीं तो आपका बच्चा कभी अपनी गलतियों से सीख नहीं पाएगा। याद रखें कि आपके बच्चे की नज़र में आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हैं। वो आपके हर शब्द और हर एक्शन की नकल करेंगे। तो यहाँ सीक्रेट ये है कि आपको उनके सामने ऐसा बनना है जैसे आप चाहते हैं कि वो बड़ा होकर बने। आपका बच्चा आप ही की परछाई होता है, इसलिए वो जैसा है उसके लिए कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार होते हैं। अपने बच्चों को बिना किसी शर्त के प्यार करें, उन्हें अच्छा माहौल दें और याद रखें कि डांटने से नहीं बल्कि समझाने से चीजें ठीक होती है। बचपन का ये लगाव आपके रिश्ते को आगे भी मजबूत बनाए रखेगा और आपकी जिंदगी को प्यार से भर देगा। आपके बच्चे की जिंदगी का सफर घर से शुरू होता है, बाहर की दुनिया में वो बाद में निकलता है। इसीलिए दुनिया की फिक्र बाद में करें, पहले उसे घर पर अच्छा माहौल दे। वीडियो कैसा लगा और ये वीडियो से आपको क्या अच्छी सीख मिली ये हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमें मोटिवेट रखने के लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे लिए वही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही कोई मोटिवेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल सके। तो मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय।